हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर तक हमारे सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हैं। मैंने बोला है आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा मैं आपको जिसका पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है। बाकी अभी हम इस लेक्चर से शुरू करेंगे, फटाफट से हमारे जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को, ठीक है क्या। देखो साहब, जल्दी से आओ मेरे साथ एंड देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे क्या बोला साहब। इलस्ट्रेशन नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने, ठीक है। सब क्वेश्चंस इजी है, अभी एकदम अच्छे से आपको सॉल्व करते आएंगे। बस समझ लो क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से। सबसे पहले कि क्या बोला है, क्या पूछना चाहते हैं, सही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। काफी बार ऐसे होता है कि क्वेश्चंस लेट से समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या चाहता है, एंड फिर बाद में आंसर देखा तो पता अरे ये तो इतना ईजी था, अब क्या मतलब कैसे कैसे नहीं समझा। फिर उसके बाद में कंपेयर करेंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझेगा। सो गाइज इट इज सो इंपॉर्टेंट कि जब भी फर्स्ट रीडिंग हो क्वेश्चन का, दैट शुड बी एकदम काम, दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 22 मेरे साथ पढ़ने चले, फटाफट देखो। संजीव इज कंटेम्पलेटिंग बाइंग और सेलिंग द शेयर्स ऑफ कंपनीज M&O। संजीव करके कोई बंदा है जो सोच रहा है कि कुछ शेयर्स बाई करो, सेल करो। कौन से कंपनीज का? M&O, 3 कंपनीज है। He already holds, देखो साहब, he already holds some shares in each of these companies। उसके पास ऑलरेडी इन तीनों कंपनीज के कुछ कुछ शेयर्स है। क्या बोला? M के भी शेयर है, N के भी है, O के भी है, कुछ कुछ शेयर्स। आप कितने हैं वो नहीं पता हम लोगों को। उन्होंने सिर्फ बोला कि उसके पास ऑलरेडी, संजीव के पास ऑलरेडी है तीनों कंपनीज के, each of these companies, तीनों कंपनीज के शेयर्स कुछ तो है साहब। उसके पास कुछ डेटा है उसके हाथ में, देखो। He has the following data in his hand to aid him in his decision। कि कौन सा डिसीजन लेना है उसने। पहले लाइन में बोला है संजीव इज कंटेम्पलेटिंग बाइंग और सेलिंग द शेयर्स ऑफ कंपनीज M&O। सो उसको सोचना है कि मैं M&N&O इन 3 कंपनीज के शेयर जो मेरे पास है उसमें और कुछ एडिशनल लूं क्या, और सर इसको मैं सेल कर दूं। दिस इज व्हाट ही नीड टू मेक अ डिसीजन, दैट्स इट। उसको क्या डिसीजन करना है साहब, मेरे पास जो 3 कंपनीज के शेयर्स है, क्या इनके शेयर्स को मैं और ऐड करूं, मेरे इसमें इन्वेस्ट करूं किसी कंपनीज को, या साहब किसी कंपनीज के बेच दूं, कौन से कंपनीज के खरीदूं, कौन से कंपनी के बेच दूं, कौन सा मेरे पास होना चाहिए, कौन सा ज्यादा होना चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये बात कर रहे हैं। बट ये डिसीजन करने के लिए उसके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया इन लोगों ने। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, एकदम अच्छे से समझना मेरे साथ। रिटर्न ऑन निफ्टी 16%। ओ माई गॉड सर, ये क्या बोला, क्यों बोला भैया? निफ्टी बोला तो एक दिमाग में इमीडिएटली पिकअप होना मार्केट की बात कर रहे हैं। एंड रिटर्न ऑन निफ्टी बोला मतलब हमें बोलना चाहते हैं कि ये नथिंग बट क्या है, मार्केट रिटर्न। तो ये आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। रिटर्न ऑन निफ्टी इज व्हाट? योर मार्केट रिटर्न। और रिटर्न ऑन मार्केट कितना बन रहा है? 16%, ठीक है। सो RM दिया हम लोगों को 16%। नेक्स्ट थिंग, ₹500 ट्रेजरी बॉन्ड्स, 500 रुपए के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। Whose returns are considered risk free, जिसको हम रिस्क फ्री रिटर्न्स कंसीडर करेंगे। वेरी वेरी गुड। सो RF हम लोगों को यहां से मिलेगा। Earns its owners a return of ₹35। बोले 500 रुपए के ट्रेजरी बॉन्ड जिसको हम लोग रिस्क फ्री कंसीडर कर रहे हैं, उसके ओनर को 35 रुपए का रिटर्न मिलता है। तो चालबाजी कर दी इन लोगों ने डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिया हम लोगों को। निफ्टी का परसेंटेज दे दिया था, RM का देखना, RM का डायरेक्टली परसेंटेज दिया इन लोगों ने। ट्रेजरी बॉन्ड्स का हम लोगों को वैल्यू दिया, 500 रुपए का ट्रेजरी बॉन्ड बोले, उस पे 35 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। तो हम तो काफी होशियार है साहब, 35 डिवाइडेड बाई 500 करेंगे, हम लोगों को 7% का रिटर्न मिल जाएगा RF, सही है। सो RF कितना हुआ हमारा, ये रिस्क फ्री है, कितना हुआ 7%। कैसे निकाला? 35/500, ठीक है। हम कैलकुलेशन करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो काफी इजी हो जाएगा, बाद में सिर्फ कोलेट करना है, सबको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट, कंपनी M हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 0.95। M&O ये 3 कंपनीज है। M का बीटा कितना दिया है? 0.95, ये ध्यान में रखना। कंपनी M का बीटा है 0.95। साहब ये बीटा क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछा आपने तो फिर देखो, M का बीटा माने M का मार्केट के साथ कैसा रिलेशन है। क्या बोले? M का मार्केट के साथ कैसा रिलेशन है। सो मार्केट अगर ऊपर बढ़ता है तो ये सेम डायरेक्शन में 0.95 टाइम्स ऊपर बढ़ता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट?
समझ रहे हैं आप लोगों को? भैया ये बीटा 0.95 क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जितना ऊपर बढ़ेगा उसका 0.95 टाइम्स ये ऊपर बढ़ेगा सेम डायरेक्शन में। सर सेम डायरेक्शन क्यों? क्योंकि बीटा पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव होता तो हम बोलते ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते। गोल्ड का मार्केट के साथ रिलेशन निगेटिव बीटा, क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ेगा तो गोल्ड गिरेगा, गोल्ड बढ़ेगा कब? जब मार्केट गिरेगा। कोविड का एग्जांपल बेस्ट वन दे चुका हूं ऑलरेडी। सो क्या समझता है हम लोगों को कि एम का बीटा बोला है 0.95, माने एम एंड मार्केट का रिलेशन देखो, कंपनी एम एंड मार्केट का रिलेशन देखो तो ये 0.95 टाइम्स का है। मतलब मार्केट अगर 10% ऊपर गया तो ये 0.95 टाइम्स माने 9.5% से ऊपर जाने की संभावना रखता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट कंपनी एम का बीटा फैक्टर 0.95 इन लोगों ने दिया हमको। एंड आगे बोला एंड इन्वेस्टमेंट देयर इन यील्ड्स रिटर्न ऑफ 13.5% एंड एम का रिटर्न कितना है? मार्केट, अभी इसको आरएम नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट आया और कंपनी का नाम भी एम है। सो हम लोग क्या करेंगे ना, आरसीएम बोलेंगे, आरसीएम, ठीक है, आरसीएम मतलब आर रिटर्न ऑन कंपनी एम, ठीक है, आरएम नहीं बोलेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। सो आरसीएम कितना दिया है? 13.5%। बीटा कितना दिया है? बीटा एम, बीटा सीएम बोलता हूं, बीटा सीएम है 0.95। नेक्स्ट वन, वैसे ही कंपनी एन का बोला है, कंपनी एन विच इज ट्रेडेड एट 1200 रुपए पर शेयर earns its investors a sum of ₹246 and it has a beta factor of 1.5। भैया यहाँ पे इन लोगों ने ना रिटर्न नहीं दिया, ये लोग बोले अगेन 1200 रुपए का शेयर का वैल्यू है, रिटर्न मिलता है 246। तो आप लोग देखो कितना होता है 246 बाई 1200, आप लोगों को समझ जाएगा, या है 20.5%। तो आरसीएन कितना हुआ? आरसीएन आरसीएन कितना हुआ? 20.5% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही कैलकुलेशन था, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी ओ प्राइस ऑफ विच इज 450 रुपीज हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 0.6। सर बीटा 0.6 दिया है, उसका प्राइस कितना है उसका शेयर का? 450 रुपए। हिस्टोरिकल डेटा शोज दैट द एनुअल शेयर प्राइस इंक्रीज ऑफ द कंपनी इज अराउंड 8%। बोले हर साल 8% से प्राइस बढ़ता है ऑन एन एवरेज। ये कंपनी का हिस्ट्री दिखा रहा है हम लोगों को। सो मतलब अगर अभी 450 है तो आने वाले एक साल में कितना बढ़ेगा भैया? 8%। सही है, इतना एस्टिमेट कर सकते हैं। क्या बढ़ेगा? प्राइस। नेक्स्ट वन, लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाज ₹12 पर शेयर। बोले पिछले बार जब लेटेस्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट वाज ₹12 पर शेयर, 12 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था। नेक्स्ट वन, डिविडेंड पे आउट इज एक्सपेक्टेड टू डबल इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल में डिविडेंड पे आउट डबल होगा, माने 12 रुपए अगर लेटेस्ट दिया तो 24 रुपए नेक्स्ट ईयर देंगे, 24 रुपीज का डिविडेंड। सर अगर हमें यहाँ पे रिटर्न निकालना है, रिटर्न ऑन ओ कंपनी, रिटर्न ऑन कंपनी ओ, सो उसका रिटर्न कैसे निकलेगा? अब रिटर्न में हम लोगों को दो चीजें आएंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन माने शेयर प्राइस में जो एप्रिसिएशन होता है 8% से वो 8%, प्लस जो डिविडेंड मिला उसका। तो सर 8% तो डायरेक्ट परसेंटेज में अवेलेबल है, क्यों ना हम ये डिविडेंड के अमाउंट को परसेंटेज में कवर करें। एंड साहब क्या हम लास्ट डिविडेंड लेंगे या आगे आने वाला डिविडेंड लेंगे? याद करो भैया, हम लोग रिटर्न निकालते थे तो रिटर्न कैसे निकालते? D1 बाई P0। सो P0 तो पता है 450 रुपए, D1 माने एक साल बाद डिविडेंड कितना होगा? तो बोले अभी 12 रुपए था लेटेस्ट वाला, एक साल बाद डबल होगा माने 24 रुपीज। सो 24 बाई 450, 24 बाई 450। सो क्यों ना हम ये 24 बाई 450 करें तो हम लोगों को कैलकुलेशन मिल जाएगा। 24 बाई 450 माने 5.33%, 5.33%। सो 8% तो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस 5.33% माने सर हम लोगों को मिलेगा ये 13.33%। RCO सही है, 13.33%। बाकी बेटा तो हमारे पास रेडीमेड दिया हुआ है 0.6। अभी बोल रहे संजीव 6 यूर गाइडेंस ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन। बोले संजीव आपसे पूछना चाहता है कि भैया तुम लोग क्या उसको सलाह दोगे, क्योंकि उसको एड, उसको मदद चाहिए किसमें?
उसके डिसीजन मेकिंग में। और डिसीजन मेकिंग क्या करना है, क्या एम को खरीदे और या बेच दे, एन को खरीदे और या बेच दे, ओ को खरीदे और या बेच दे। तीनों कंपनीज के शेयर्स है ऑलरेडी पास, क्या करेंगे सर, कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा बस दिमाग लगाओ फटाफट। मैं फैन चालू करता हूं, रुको जरा। यस सब सो दिमाग लगाया होगा आप लोगों ने एंड सोचा होगा क्या करना है क्या नहीं करना। एकदम इजी, क्या करना, देखो हम लोगों के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, थोड़ा दिमाग में कलेक्ट कर लो। हमारे पास है मार्केट का रिटर्न, हमारे पास है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, हमारे पास तीनों कंपनीज के बेटा है, हमारे पास तीनों कंपनीज के एस्टिमेटेड रिटर्न है। प्लीज वर्डिंग को ध्यान रखना, एस्टिमेटेड रिटर्न है कि एम से कितना एस्टिमेटेड रिटर्न है। 13.5% दिख रहा है क्या आप लोगों को? अरे दिख रहा है आप लोगों को? देखो साहब देखो, एम से कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, 13.5%। क्यों? वो दिया ना इन्वेस्टमेंट 13.5% का यील्ड देगा, 13.5% का रिटर्न देगा बोला ना इन्वेस्टमेंट ने, तो उससे एक्सपेक्टेड है ना कि 13.5% मिलने वाला है। एस्टिमेटेड है, क्या बोला मैंने, एस्टिमेटेड है कि 13.5% रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट एन से कितना एस्टिमेटेड है, 20.5% हम लोगों ने कैलकुलेट करा। एंड ओ से कितना एस्टिमेटेड है, 13.33%। एस्टिमेटेड, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एस्टिमेटेड, समझ रहे हो? सर अगर मैं बोलूं कि ऐसा सीन होने वाला है तो इन दैट सिनेरियो हम क्या करें? ये तो एस्टिमेटेड रिटर्न है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भैया इतना इससे आएगा, मुझे कितना चाहिए वो निकालो, मुझे कितना चाहिए वो निकालो, माने आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते? सीएपीएम मॉडल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीटा भी अवेलेबल है, आरएम में आरएफ दिया तो दिमाग में पहली चीज आती है, द ओनली चीज आती है, दैट इज सीएपीएम मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपीएम। सो कैन वी यूज सीएपीएम? सीएपीएम से हम लोग सोचेंगे कि भैया मुझे कितना एक्सपेक्टेड है, कितना मुझे चाहिए, कि मैं अगर आरएफ 7% प्लस इस कंपनी का इतना बीटा, तो वो बीटा के टाइम्स हम लोग आरएम माइनस आरएफ जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है उससे कंपनी रिस्क प्रीमियम निकाले तो हमें कितना इस कंपनी से एक्सपेक्टेड होना चाहिए। वो एक्सपेक्टेड जो है वो कंपेयर करके देखो क्या ये कंपनी के एस्टिमेटेड से कितना नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कंपनी एम के केस में हम लोगों ने कुछ निकालना एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, तो कैसे निकालेंगे? आरएफ 7% प्लस आरएम माइनस आरएफ 16 माइनस 7 9%, 9 इंटू 0.95। सो 9 इंटू 0.95 कितना होता है? 8.55। सो 8.55 इज द कंपनी रिस्क प्रीमियम। थोड़ा दिमाग में यार विजुअलाइज करो ना चीजों को, जब बोलता हूं तो ऐसे आंखों के सामने फॉर्मूला दिखना चाहिए, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। सो आरएफ 7%, आरएम माइनस आरएफ 16 माइनस 7, सो 9%। सो 9% इंटू 0.95 8.55%। सो ये 8.55 प्लस आरएफ दैट इज 7% वाला, सो कितना बनता है? 15.55%। ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेशंस बनेंगे आंखों के सामने, तब आपको बहुत इजी जानेगा, बहुत इजी होएगा। सब चीजें पेपर पे क्या, दिमाग में सब कैलकुलेशंस फिट होने चाहिए, इतना स्ट्रेंदी बनाओ दिमाग को। सो 8.55 प्लस 7% करो 15.55%। यहाँ पे एस्टिमेटेड कितना है? 13.5%। मैंने क्या समझ रहा, अगर मैं मार्केट में इस कंपनी का इतना रिस्क लूं तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मुझे 15.55% का रिटर्न मिलना चाहिए साहब। कितना? 15.55% का रिटर्न मिलना चाहिए। कंपनी मुझे दे रहा है 13.5%, क्यों मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं? सिंपल है भैया, जिस कंपनी से मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रहा उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? बोले सर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, भाई बेच दे फिर। अगर वो ऑलरेडी होल्ड करता है ना तो बेच दे, क्या करेगा ना रखे, क्योंकि तू चाहता है 15.55% मिले, वो तुझे एस्टिमेट करके दे रहा है 13.5% का रिटर्न, तुझे तो 2% का नुकसान है ना अप्रोक्सीमेटली। 2% तो कम एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब तू 2% तो कम में क्यों सेटिस्फाई करेगा? लॉजिकल है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेइंग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सेंस नहीं बनता। सो हम लोग क्या करेंगे, उसको मदद करेंगे, भाई तू कंपनी एम के शेयर्स को खरीदी मत कर, जो तेरे पास है वो ऑलरेडी ज्यादा प्राइस पे है, ज्यादा प्राइस पे, तो उसको बेच दे, उसको बेच दे, फटाफट से बेच दे। ठीक है, दैट इज हाउ इट विल वर्क। सेम चीज एन के लिए करेंगे, सेम चीज ओ के लिए करेंगे, वी विल बी गिविंग हिम गाइडेंस, दैट्स इट। उसका डिसीजन मेकिंग खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों ने ना नोट्स में फटाफट से लिख के लेना है कि इसका क्रक्स पॉइंट क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को लिख के लेना है, इधर ऐसे बाजू में लिख के लेना। यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न
इन ब्रैकेट CAPM वर्सेस एस्टिमेटेड रिटर्न, ये करना है पहले कैलकुलेशन, एंड देन हम लोगों को इस बेसिस पे क्या डिसीजन मेकिंग करना है, क्या बाय करे और सेल करे या होल्ड करे। तीन ही टाइप के डिसीजन मेकिंग रहेंगे इन्वेस्टमेंट में। एडिशनल ले क्या, सेल कर दे क्या, या होल्ड करके रखे, कोई दिक्कत नहीं है। सो बाई सेल और होल्ड ये करना है। दिस इज द क्रक्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलो फटाफट से मेरे साथ करोगे। आप लोग को सब चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी। सो आप लोग अपने एंड पे ट्राई करोगे। प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 22 फटाफट से वीडियो को पॉज करना एंड सॉल्व करना अपने एंड पे, एंड देन कंपेयर करना मेरे आंसर से। ज्यादा मैं एक्सेप्शनली अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, बिकॉज इट इज सो ईजी। सो मैं फटाफट सब चीजें करने वाला हूं। अच्छे से ध्यान देना और पढ़ना मेरे साथ, ठीक है। देखना, कंपेयर करना भैया। चलो फटाफट चलो आंसर। सो इजी क्वेश्चन। पहले तो हम लोग है ना CAPM वाला मतलब पहले तो हम लोग है ना लिख के ले लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक बेस लेवल पे, ठीक है। वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट रिटर्न, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं तो हम लोग ऐसा करते हैं, इंफॉर्मेशन लिखो बेस फॉर इंफॉर्मेशन बेस फॉर कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग। ए मार्केट रिटर्न इज इक्वल टू 16%। मार्केट रिटर्न में ब्रैकेट में RM कर लेना, रिटर्न ऑन निफ्टी। ऐसे एग्जाम में लिखना प्लीज। मार्केट रिटर्न के बाद में हमारे पास दिया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। हमको कैलकुलेशन दिखाने जरूरी है प्लीज। और एफ कैसे निकालेंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अभी यहाँ पे हम लोगों को ना 500 रुपीज का ट्रेजरी बॉन्ड दिया है, प्लीज ध्यान में रखना। 500 रुपीज का ट्रेजरी बॉन्ड दिया, वेयर अज्यूमिंग ये इसका फेस वैल्यू है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इसका फेस वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस नहीं पता इस बॉन्ड का, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन में, अगर आपको याद रहेगा किसी इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने करंट मार्केट प्राइस लिया क्योंकि वो वहां पे दिया हुआ था, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस नहीं दिया है। सो लिख के ले लो, मैं चाहो तो आपको उसका रेफरेंस बता दो। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 17 है। सेल्फ नोट लिख के लो, सेल्फ नोट लिख के लो बस, नहीं तो कंफ्यूज होगे बाद में। इन इलस्ट्रेशन 17 we have considered the base of CMP माने current market price for the calculation of ARF. In the given question, we don't have the CMP of treasury bond, rather we have face value of it, that is rupees 500. So this is considered as base.
और कैलकुलेशन ऑफ आरएफ। ठीक है, ये जरूरी है आपको ऐसे नोट्स लिखा के देना, सो दैट आपको बाद में ध्यान में आएगा सब चीज़ें अच्छे से। ठीक है, सेल्फ नोट एग्जाम में मत लिखना ये चीज़। सो आरएफ कैसे बनेगा, आरएफ इज इक्वल टू, आरएफ में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मैं देख रहा हुआ क्वेश्चन, आप लोग भी देखो अपने इन पे, रिटर्न डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो रिटर्न कितना दिया है, 35 रुपीज, 500 रुपये, सो 7%। ठीक है, 7%। आरएफ निकल गया सी। रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिटर्न, नहीं ये दिया हुआ है ना ऑलरेडी। हाँ, तो हम लोग है ना एस्टिमेटेड रिटर्न्स सिर्फ ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिटर्न्स ऑफ ऑल कंपनीज। ठीक है, पहला कंपनी एम 13%, इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं साहब, क्योंकि डायरेक्टली दे चुके, सॉरी 13.5% है, ब्रैकेट में लिख दो गिवन। इसको हम लोग बोलते हैं आरसीएम, कंपनी एन आरसीएन। ठीक है क्या, इधर ही लिखता हूँ सो दैट आपको दिक्कत नहीं होगा। ये हैंग हो रहा है क्या, हाँ। कंपनी एन का कितना बनेगा, हम लोगों ने कैलकुलेशन करा है 246/1200 इज इक्वल टू 246 रिटर्न डिवाइडेड बाय, प्रॉपरली लिखते हैं CMP 246/1200 ना, कितना आया था हमारा ये कैलकुलेशन, 20.5%। कंपनी ओ RCO, कैपिटल एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन, ये तो डायरेक्टली दे चुके हैं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एस्टिमेटेड डिविडेंड, सॉरी एस्टिमेटेड डिविडेंड, दैट इज D1 डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। इसको हम लोग P0 बोलते हैं फाइनेंस के लैंग्वेज में। सो ये कितना होएगा, 8% प्लस इनका कितना था, 12 दूनी 24, 24/450 इंटू 100 परसेंटेज में चाहिए हम लोगों को, तो ये बनता है 13.33%। क्लियर, 13.5%, 20.5%, 13.33%, तीनों के एस्टिमेटेड रिटर्न्स तो आ गए हमारे पास में। नेक्स्ट कैलकुलेशन, एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं, बीटा ऑफ कंपनीज,
सो पहला बीटा ऑफ एम, सी एम बोलता हूं मैं, सब दिया हुआ है इंफॉर्मेशन 0.95, धीरे धीरे ले रहा हुआ बहुत में। बीटा ऑफ सी एन 1.5, जल्दी का काम शैतान का। ए ओ का किधर गया, 0.6, हाँ, बीटा ऑफ सी ओ 0.6, ठीक है। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल हैव द डिसीजन मेकिंग। सो अभी सेकंड चीज करो साहब, सेकंड मेन आंसर तो हमारा यहां पे स्टार्ट होएगा, कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेटेड रिटर्न्स with expected return as per CAPM and decision making based on that। पहला चीज ए, कंपनी एम, हम लोग एक टेबल बनाएंगे छोटा सा फटाफट से, कंपनी एम, कंपनी एंड कंपनी ओ, ठीक है। सो एकदम इजीली सब चीजें हो जाएगी। पहला चीज एस्टिमेटेड रिटर्न 1B में ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। ये 1B क्या है, अरे ढोक लो, 1C सॉरी, ये हमारा पहला क्वेश्चन, उसमें C में हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो वर्किंग नोट 1C बोल देना इसको, 1C। इसमें एस्टिमेटेड रिटर्न कितना आ चुका है, 13.5, 20.5 एंड 13.33%। एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये पहला था, ये दूसरा था। एक्सपेक्टेड रिटर्न एम का कर लेते हैं, कंपनी एम, एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो यहां पे ना एज पर CAPM ब्रैकेट में लिख लेना फॉर्मूला RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ठीक है। ये फॉर्मेट्स में थोड़ा इजी करा के दे रहा हो, प्लीज ध्यान रखना। आप लोग फॉर्मेटिंग कुछ भी कर सकते हो, आप लोग चाहो तो इसका और एक ये भी बना सकते हो ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, एक वर्किंग नोट बना सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का, एंड यहाँ पे सिर्फ नंबर्स पेस्ट करो जैसे हमने एस्टिमेटेड रिटर्न का करा। वी कैन डू इधर एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी एम कितना बनता है, कंपनी एन एंड कंपनी ओ। सो तीनों का कैलकुलेशन करो, RF 7% प्लस RM माइनस RF कितना होता है, RM कितना था हमारे पास 16%, माइनस 7% इंटू 0.95, वैसे ही 7% प्लस 16% माइनस 7% इंटू 1.5 ना, 1.5 एंड 7% प्लस 16% माइनस 7% इंटू 0.60 सिर्फ 0.6 करो कैलकुलेशन, कितना होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना आता है 15.55% आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 9 इंटू 0.95, 8.5 प्लस 7, 15.55%।
आफ्टर दैट दिस वन सेकंड, प्रॉपर जरा प्रेजेंटेशन करना। 9 इंटू ये हुआ 13.5, 13.5 प्लस 7, अरे ये एग्जैक्टली मैच हुआ रे 20.5 के साथ। सॉरी, नीचे के इसमें लेना बराबर 20.5%। अभी देखो मजा आने वाला। 9 इंटू 6 5.4 प्लस 7 12.4%। Clear with this? Just let me check it out. 15.55, 20.5 and 12.4%. सही है। So now let's compare this with conclusion. Conclusion क्या होता है? Conclusion क्या होता है? एक बार करो मेरे साथ। सर 13.5% एस्टिमेटेड है, हमें चाहिए 15.5%। माने सर कंपनी का शेयर प्राइस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, ओवर प्राइस्ड है, तो कंक्लूजन क्या बनता है? ओवर प्राइस्ड। एंड ओवर प्राइस्ड रहा तो हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। लॉजिकल है। उसके बाद में हमें चाहिए 20.5%, एक्सपेक्टेड है 20.5%, मार्केट में एस्टिमेटेड है कि उतना ही मिलेगा 20.5%। माने मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो फेयरली प्राइस्ड है। सर अगर मार्केट में जितना चाहिए उतना मिल रहा है तो क्यों सर ज्यादा खरीदी करना, क्यों सर ये करना? चुपचाप से है उसको होल्ड करो, एंड चाहो तो और एडिशन कर दो आप लोग। तो मतलब सेल क्यों करना? इधर बाई करो नहीं तो होल्ड करो। होल्ड तो करना ही चाहिए, और सर यू कैन इवन बाई एज वेल। क्लियर? बट एग्जैक्टली जितना प्राइस है उतना ही मिलेगा। सो बाई करके अगर आपके पास में आइडल फंड्स पड़ा है जिसपे कोई इतना रिटर्न नहीं मिल रहा, तो देन यू कैन पार्क योर मनी इन हियर इन दिस कंपनी। देन सर हमें चाहिए था 12.4%, ये कंपनी हो उससे ज्यादा दे रहा है 13.33%, तो और अच्छी बात है ना भैया। तो ये तो अंडर प्राइस्ड है, तो इधर बाई कर लो। जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है तो ये अंडर प्राइस्ड है, इसको बाई करेंगे। क्लियर? सो ये हुआ हमारा कंक्लूजन। ठीक है, आंसर, दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं। हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 22 डन। काफी इजी। आप लोगों का अगर कुछ लिखना रह गया होगा तो प्लीज फटाफट से लिख के लो। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ 1-2 सेकंड्स के लिए, पॉज करके लिख के लेना। ये थोड़ा जूम आउट करता हूँ सो दैट एक ही इसमें सब चीजें दिखेगी आपको। ठीक है, I hope you guys are done with this. Illustration number 22 is done. Very easy question. Now illustration number 23 आता है। अगेन इजी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। पोर्टफोलियो बेटा निकालना है, एक्सपेक्टेड एंड एस्टिमेटेड रिटर्न को कंपेयर करना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एंड पोर्टफोलियो चेंज करना है या नहीं करना उसका डिसीजन ले रहे हैं। एक्चुअली यही होता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, हम लोग बोलते हैं ना, किसको ऐड करना किसको नहीं करना, कुछ और रहता है। तो इसी में थोड़ा एडवांस लेवल बनता है जो मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक में देने वाला हूँ। सो एक्चुअली उतना कुछ ज़रूरत नहीं है उसका। सो थोड़ा एडिशनल चीज़ें रहेंगी बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 23 मेरे साथ है ना, आप लोग है ना पढ़ोगे एक बार इसको। ठीक है, चलो साहब आ जाओ मेरे साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 23 पढ़ रहे, एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो साहब देखो, अरे देखो, चलो। गुड लक लिमिटेड हैज बीन एंजॉयिंग अ सब्सटेंशियल नेट कैश इनफ्लो। अभी मैं ज्यादा देरी देरी नहीं जाऊंगा, बच्चे नहीं रहे। अभी 22 क्वेश्चन खत्म कर दिए, उसके बाद में एग्जांपल्स लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ते समय। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी ज्यादा दिक्कत होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। देखा, गुड लक लिमिटेड has been enjoying a substantial net cash inflow and until the surplus funds are needed to meet tax and dividend payments and to finance further capital expenditure in several months time, they have been invested in a small portfolio of short term equity investments। बोले मीनिंग बता रहा हूँ एकदम फटाफट से। गुड लक लिमिटेड के पास काफ़ी सारा कैश इनफ्लो है, बहुत बड़ा कैश इनफ्लो है, एंड जब तक वो सरप्लस फंड्स को मतलब टैक्सेशन का पेमेंट हो या कोई डिविडेंड पेमेंट हो वो नहीं आता, तब तक वो लोग है ना
फाइनेंस करना है उनको किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो माने जब जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत पड़ने का टाइम अभी नहीं आया है, एंड दैट्स वाई जब भी आएगी उस टाइम तक क्या कर रहे हैं वो लोग, एक स्मॉल पोर्टफोलियो बना दिया उन लोगों ने शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स का। क्या बोले? शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स। क्यों? क्योंकि साहब कभी भी जरूरत पड़ सकती है वर्किंग कैपिटल के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, एंड सर बाद में डिविडेंड पेमेंट करने के लिए या टैक्स का पेमेंट करने के लिए। सो एक साल के अंदर ये सब चीजें आने वाली है, एंड दैट इज द रीजन ये करंट लायबिलिटीज को सर जब तक नहीं अकर होती तब तक हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पोर्टफोलियो बनाएंगे एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का। सो इन लोगों ने स्मॉल पोर्टफोलियो बनाया शॉर्ट टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का। अभी इस इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में देखो क्या है, डिटेल्स ऑफ द पोर्टफोलियो विच कंसिस्ट ऑफ शेयर्स इन 4 यूके लिस्टेड कंपनीज। यूके के लिस्टेड, इंडिया में भरोसा नहीं इन लोगों को कब मार्केट ऊपर नीचे जाने तो इनकी बैंड बच जाएगी। सो कंपनी ए बी सी डी 4 कंपनीज लिए, कितने कितने शेयर से, 60,000 शेयर से ए में, 80,000, 1,25,000, ठीक है। बीटा इक्विटी कोएफिशिएंट बोले बीटा कितना है, ए का है 1.2, 2.3, देन 0.85 एंड 1.28। देन मार्केट प्राइस दिया है चारों शेयर्स का 4.29 रुपीज, 2.92, 2.17 एंड 3.14। लेटेस्ट डिविडेंड यील्ड, लेटेस्ट माने D0, लास्ट डिविडेंड कितना था, वो अमाउंट नहीं दिए, यील्ड बोले, वो परसेंटेज में। गाइस प्लीज कम ऑन, परसेंटेज यील्ड बोले तो डिविडेंड में मिला है 6.1%, 3.4%, 5.7% एंड 3.3। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दे आर टॉकिंग अबाउट द यील्ड, नॉट द डिक्लेरेशन रेट। सो जब डिविडेंड डिक्लेरेशन रेट रहेगा तब मैंने बोला आपको फेस वैल्यू पे लेंगे, वाइल जब डिविडेंड यील्ड बोला है तो मार्केट प्राइस पे लेंगे। मार्केट प्राइस 4.29 रुपीज है, उस 4.29 पे 6.1% का डिविडेंड यील्ड बन रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इन द नेक्स्ट ईयर परसेंटेज, बोले अगले साल इस इक्विटी से कितना एक्सपेक्टेड है कि रिटर्न मिलेगा। 19.5%, 24%, 17.5 एंड 23% हर एक शेयर से हम इतना एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेटेड है माने इतना मिलेगा। द करंट मार्केट रिटर्न, अभी करंट मार्केट में कितना है, 19% है, तो साहब ये अगेन RM आया। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलने को है साहब, हम लोगों इसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड रिटर्न्स। एस्टिमेटेड है कि इतना हमें रिटर्न्स मिलेगा। क्लियर? हम लोग ओवरऑल एक्सपेक्टेशन कितना चाहते हैं वो हम लोग निकालेंगे CAPM से। करंट मार्केट रिटर्न दिया 19%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है 11%। सो ये बना मेरा RF। इजी। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड, पहला क्वेश्चन पूछ रहे, ध्यान देना एकदम अच्छे से। On the basis of the data given, calculate the risk of Good Luck Limited short-term investment portfolio relative to that of the market. Please understand, if what they are asking to us, बोले जितना ऊपर डेटा दिया उसमें से रिस्क निकालो, बोले गुड लक का ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, मतलब पोर्टफोलियो रिस्क निकालने को बोल रहे, बट रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट, मार्केट के रिलेशन में अगर रिस्क निकालने को बोल रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा। प्लीज यहाँ पे अगर कोई बंदा सिग्मा निकाल देगा, SD निकालेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सेंस नहीं बनने वाला। प्लीज ध्यान देना। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बोला रिस्क निकालो पोर्टफोलियो का विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, सो दैट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, पोर्टफोलियो बीटा। एंड पोर्टफोलियो बीटा तो वेरी इजी, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द शेयर्स, दैट्स इट। सो वेटेड एवरेज निकालो, बीटा दिया हुआ है हर एक कंपनी का, उसके बाद में आप लोगों को वेटेड एवरेज लेना, यू विल गेट द पोर्टफोलियो बीटा, नथिंग एल्स। वेरी इजी क्वेश्चन, समझे? पहला क्वेश्चन वेरी इजी, calculation of portfolio beta, Q, not the SD of portfolio, please understand, even if you can calculate over here, SD निकालने के लिए दिक्कत होएगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं है हमारे पास, ये सॉरी कोवेरिएंस नहीं है हमारे पास, एंड इवन हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं है। सो वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, तो हम लोगों को SD तो बनने ही नहीं वाला, सेंस नहीं बनने वाला। बट साहब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू कैलकुलेट, क्वेश्चन से ही समझ लो कि हमको रिलेटिव टू दैट ऑफ मार्केट निकालना, सो वो SD का चीज भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, बीटा निकालना है, दैट्स इट। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंड विद द रीजंस वेदर द गुड लक लिमिटेड शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। सो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो अभी हमने करा, ये सेकंड वाला 22 में जो करा एग्जैक्टली उसी से तो मैच हो रहा है ये सेकंड वाला। बोले तुम लोग रिस्क निकालोगे पोर्टफोलियो का, तुम लोग सोचोगे, तुम लोग कंपनी का देखोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस एस्टिमेटेड रिटर्न, सो यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ बेटा, यू हैव द RM RF, सो CAPM करो, चारों कंपनीज का कंपेयर करो विद द एस्टिमेटेड रिटर्न्स, लास्ट कॉलम देखो, ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड, फेयरली प्राइस्ड, उस बेसिस पे डिसीजन लो क्या आपको कंपोजिशन चेंज करना चाहिए क्या, दैट्स इट। सो दोनों क्वेश्चन काफी इजी, आई फील दिस शुड बी द होमवर्क।
ठीक है, होमवर्क करोगे, मैं फटाफट से आपको एकदम है ना इजी एकदम मतलब रफ कैलकुलेशन करा के दिखाऊंगा इस क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो रफ कैलकुलेशन करेंगे बस हम लोग एंड फिर आगे बढ़ेंगे। बस अभी होमवर्क बोला मैंने आपने, अभी मैं बोलता हूँ कि क्लास वर्क करो प्लीज, कि वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो होमवर्क की जगह पे मैं इसको दे रहा हूँ क्लास वर्क, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व करना है इसको फटाफट से, क्लास वर्क है आपके लिए। चलो ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, हाँ पॉज करो वीडियो एंड सॉल्व करना शुरू कर दो फटाफट से, एंड देन कंपेयर करना, मैं आपको ड्राफ्ट कैलकुलेशंस करा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो साहब फटाफट से, आप लोगों का हो गया होगा सॉल्व करके, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज करना, मेरे साथ गद्दारी मत करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, आपके साथ गद्दारी होगी, आपके फ्यूचर के साथ होगी, करियर के साथ होगी। तो जब बोलता हूँ प्लीज मानते जाओ बात को, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग है ना कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बेटा, पहला आंसर मैं पोर्टफोलियो बेटा निकालना है, अभी मैं ज़्यादा टाइटल वगैरह नहीं दूंगा, बोला है ऑलरेडी आपको। सो हम लोग है ना कॉलम्स बनाएंगे फटाफट से, कंपनी, कंपनी, उसके बाद में उसका मार्केट वैल्यू ले लें, क्या मार्केट वैल्यू दिया हुआ है क्या डायरेक्टली, नो, नंबर ऑफ शेयर्स दिए, मार्केट प्राइस दिया, तो हम लोगों को ये दोनों लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स CMP, इससे मार्केट वैल्यू बनेगा, ये मार्केट वैल्यू से वेट्स आएंगे, ये मार्केट वैल्यू के वेट्स के बाद में बेटा आएगा कंपनी का, एंड देन इसको हम वेटेड बेटा, ठीक है। सो फटाफट से लो कैलकुलेशन करो मेरे साथ, ABCD 60 80 1 लाख 1 25, आपने नोट्स में देखना है प्लीज, CMP कितना दिया हुआ है 4.29 2.92, ये सब कैलकुलेशन आप लोगों ने कर चुके होंगे। सो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट करूंगा अभी, 257 400 233 600, क्या किया इधर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू CMP का मल्टीप्लिकेशन करे, बाकी कुछ नहीं, मार्केट वैल्यू निकाले, प्लीज ध्यान रखो, 233 600 2,17 392 500, इन सब का टोटल लगेगा हम लोगों को 11,500 11,500, ठीक है। प्रोपोर्शन लेना साहब, 257 400 बाई 11,500, सो 23.39%, 21.23%, 19.72%, 35.67%, बेटा ले लो इन सब का 1.2, वेटेड एवरेज कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, वेट्स किसका, मार्केट वैल्यू का 0.85 1.28, वेटेड बेटा 23.39% इंटू 1.2 0.28068 0.48 829 0.16762 0.45658, इन सब का टोटल कर लेंगे, हम लोगों को वेटेड एवरेज मिल जाएगा 1.393166, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे 1.39, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे 1.39 का बेटा है पोर्टफोलियो का, ओके। सेकंड कैलकुलेशन हमारा कंपैरिजन वाली जो चीजें थी, कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेटेड रिटर्न्स with versus comparison of estimated returns with CAPM expected returns, अगेन हम लोगों को वही चीज से करना है, ABCD कंपनी है, उसके बाद में उसका एस्टिमेटेड रिटर्न हम लोगों को दे चुके हैं ऑलरेडी,
एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM कैलकुलेशन का थोड़ा कॉलम बड़ा बनाएंगे। कंक्लूजन, ठीक है, ABCD। एस्टिमेटेड रिटर्न कितना दिया हुआ है? 19.524, लास्ट कॉलम 24%, 17.5%, 23%। CAPM का कैलकुलेशन हमारा बनेगा, RF 11% दिया हुआ है हम लोगों को, प्लस RM माइनस RF, RM दिया हुआ है 19% माइनस 11% इंटू बेटा कितना दिया इन लोगों ने, हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं, हम लोगों के पास है ना बेटा 1.2, 2.3, तो ये बनता है हमारा 20.6%। वैसे ही नेक्स्ट कैलकुलेशन बनेगा 29.4%, उसके नेक्स्ट बनेगा 17.80% और उसके नेक्स्ट बनेगा 21.24%। अगर किसी को दिक्कत आती है कैलकुलेशन में तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई डोंट बिलीव कि आना चाहिए दिक्कत। कंपैरिजन करो एस्टिमेटेड एंड एक्सपेक्टेड के साथ। मैं एस्टिमेटेड कर रहा हूँ 19.5% मिलेगा, एक्सपेक्टेड है 20.6%, तो साहब ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, कम मिल रहा है, ओवर प्राइस्ड है, सेल कर दो। नेक्स्ट 24, 29.4, अगेन ओवर प्राइस्ड है, सेल कर दो। 17.5, 17.8 ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी डिफरेंस तो है ना, तो ओवर प्राइस्ड है, सेल कर दो। 23 एंड 21.4 अंडर प्राइस्ड है, बाई करो। ठीक है, हैंडराइटिंग को इग्नोर करो। एंड दैट्स इट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, वेरी इजी। इलस्ट्रेशन नंबर 23। ठीक है, आई होप आप लोगों के आंसर सब मैच हो गए होंगे। अगर किसी को दिक्कत आएगा तो प्लीज व्हाट्सएप कर देना भैया, समझा दूंगा आप लोगों को पर्सनली भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 इलस्ट्रेशन इज डन। 24 पे आगे बढ़ते, फटाफट चलो मेरे साथ। शेयर ऑफ शरी लिमिटेड, शेयर ऑफ शरी लिमिटेड हैज अ बेटा फैक्टर ऑफ 1.8, 1.8 का बेटा है। निफ्टी हैज यील्डेड अ रिटर्न ऑफ 17.5%, माने RM दिए है। 6.75% रुपीज 100 ट्रेजरी बिल्स आर ट्रेडेड एट 108, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 6.75% इज ऑन व्हाट, 100 रुपीज। हम लोगों को यील्ड कितना मिलेगा? दैट यील्ड विल बी नॉट एट रुपीज 100, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट वुड बी एट रुपीज 108 मार्केट प्राइस। तो वो यील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, RF मिल जाएगा हम लोगों को। सो 6.75 डिवाइडेड बाई 108 करना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 6.25%। तो RF कितना बनेगा? 6.25%। प्लीज गलती से भी 6.75% मत लेना, हम लोगों को यील्ड लेना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट में प्राइस ज्यादा चल रहा है, फेस वैल्यू कम है। ये 6.75% इज द कूपन रेट। कूपन रेट है, कूपन माने इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट 100 रुपीज पे मिलेगा हमेशा फेस वैल्यू पे। ये बॉन्ड वैल्यूएशन में देखेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान दो, 6.75% इज द कूपन रेट। कूपन माने इंटरेस्ट रेट रहता है जो हमेशा है, हमेशा आपके फेस वैल्यू पे रहेगा। एंड उसके बाद में उसका मार्केट में प्राइस अगर ज्यादा चल रहा है तो हम लोगों के लिए यील्ड क्या रहेगा? कम होगा, रिटर्न कम होगा। सो रिटर्न जो आया वो 6.25% आया, क्योंकि मुझे जो कूपन मिलेगा 6.75 रुपीज, वो 6.75 हम लोगों को 100 पे नहीं मिलने वाला, 108 पे मिलेगा। सो दैट्स वाई डिवाइडेड बाई 108 की हम लोगों का रिटर्न बनता है 6.25% RF का। RF क्यों लिया? क्योंकि ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल है, कंसिडर्ड टू बी द रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ठीक है, सो 6.25% इज द RF। नेक्स्ट थिंग, RM हमारे पास आ चुका है, दे चुके हैं ऑलरेडी 17.5%। बेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1.8। हम लोगों को पूछ रहे हैं ascertain expected return on the shares of Sherry Limited under CAPM। वेरी इजी, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बेटा, हम लोगों को कैलकुलेशन मिल जाएगा, वेरी इजी वन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फैक्टर, alpha factor of shares of Sherry Limited if the past 5 years actual return on the shares of Sherry Limited are 23.4%, 27.2, 26.6, 24.3 and 28.5%। बोले अगर पिछले 5 साल को एक्चुअल रिटर्न देखे तो ये 5 साल के इतने रिटर्न्स दिए हुए हैं। आप लोग अभी देखो अल्फा फैक्टर निकाल के कि कितना बनता है। सो आप लोगों के पास एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा, उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा एंड फिर आप लोगों को मिलेगा अल्फा फैक्टर। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। समझे क्या
कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फटाफट से क्लास वर्क लो एंड इसको है ना कैलकुलेशन करो। अभी बहुत सारे क्लास वर्क आएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा हर एक क्वेश्चन ऐसे। मुझे और भी बाकी सीए के मॉड्यूल्स वगैरह सबके क्वेश्चंस लेने हैं, ये इलस्ट्रेशंस के अलावा सब चीज़ें लेनी है। सीए फाइनल का मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, देन सीएमए फाइनल के आरटीपीज, एमटीपीज, ये सब चीज़ें करानी है। तो अगर इतना करते बैठे तो 400 घंटे का कोर्स होगा ना। सो मैं आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से नहीं लिख के दे सकता। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ समझना है अच्छे से एंड कैलकुलेशन ड्राफ्ट लेवल पे करने हैं आप लोगों को। अगर कोई प्रेजेंटेशन में दिक्कत आता है तो मुझे प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलो, सो अगर हम लोग अभी यहाँ पे देखें इसको, अरे ये क्या हो रहा है इधर, ढोकला है क्या, रुको एक सेकंड, ये एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, सो फटाफट से सबसे पहला कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न करेंगे। आंसर एग्जाम में प्लीज ध्यान में रखना भैया, प्लीज ये ए बी ये जो भी आप यूज करते, कभी रोमन नंबर यूज करते, कभी ये करते, तो प्लीज वो चीज ध्यान में रखना कि उसी हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन हो, आपके मन के हिसाब से कुछ मत करना, ठीक है। सो दैट वो एग्जामिनर को जितना ज्यादा इजी करोगे ना आप चेक करने के लिए, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ये चीज ध्यान में रखना, इनडायरेक्टली बहुत मैटर करती है ये चीज, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। वर्किंग नोट के टाइटल देना कभी जिंदगी में नहीं भूलना है आप लोगों ने। आप लोगों को उनके लिए चैलेंज नहीं देना है कि भाई ढूंढो हमने क्या लिखा, वो नहीं ढूंढेंगे, वो मार्क्स 0 दे देंगे आपको, नहीं समझेगा उनको कुछ तो, ठीक है। सो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। थोड़ा जूम इन करता हूं सो दैट वो हैंडराइटिंग समझ में आएगा आपको। सीएपीएम, एज पर सीएपीएम कैसे करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बेटा। सर बहुत याद हो गया है मुंह पे एकदम, फिर भी आप लोगों ने लिखना जरूरी है एग्जाम में। उसको क्या पता, उनको क्या पता एग्जामिनर को कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो आर एफ कितना है हमारे पास में, फटाफट कैलकुलेशन करो। वी हैव आर एफ ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ आर एफ तो करना जरूरी है ना। सो ये इसके लिए थोड़ा है ना 3-4 लाइंस छोड़ देना और नीचे लेना वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ आर एफ। कैलकुलेशन जो ऊपर किया ना हम लोगों ने 6.25%, वैसे ही कैलकुलेशन करना है। प्लीज ध्यान दो कैसे किया हम लोगों ने, 6.75%। तो हम लोगों को कैलकुलेशन करना है आरएफ का। फेस वैल्यू ₹100। अभी लिखे लो ये वर्डिंग, कूपन रेट 6.75%, CMP ₹108, yield is equal to coupon into coupon rate into face value divided by CMP into 100। कूपन रेट कितना है 6.75%, 100 रुपए पे 6.75% डिवाइडेड बाई 108 इंटू 100। सो ये बनेगा आर एफ कितना हमारा 6.25%। क्लियर गाइस, कम ऑन बोलो प्लीज, अरे बोलो सर, सही है 6.25%। चलो साहब नेक्स्ट, ये 6.25% को इधर फिल करो एंड यू विल गेट द नंबर्स। 6.25%। मार्केट का रिटर्न कितना है ऊपर दिया हुआ है ना, 17.5%। 6.25% इनटू बेटा कितना है 1.8। ये कैलकुलेशन करो कितना बनता है 17.5 माइनस 6.25 इंटू 1.8, आप लोगों का बन गया होगा 20.25 प्लस 6.25, सो 26.5%।
तो पहला कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, बोले 26.5% का हमें रिटर्न एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में कितना मिला है पिछले 5 साल में, वो कैलकुलेशन बनेगा अल्फा के लिए। सो अल्फा कैसे निकालना है वो बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना एकदम अच्छे से, अगर किसी को दिक्कत आई होगी। पहले इसमें अगर दिक्कत आई तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, फिर तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये दूसरे इसमें दिक्कत आई तो भी कोई टेंशन लेने का बात नहीं, बिकॉज ठीक है ये नई चीज है तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, टाइटल दो मेरे साथ। हैंग हो रहा है, एक सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अल्फा में? अल्फा में हम लोग क्या निकल रहे हैं, उन लोगों ने 5 साल का पिछले रिटर्न दिया, हम क्या करेंगे हर साल अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि इतना रिटर्न मिलना चाहिए, क्या बोले मुझे एक्सपेक्टेड है 26.5% मिलना चाहिए, हर साल इधर उससे कम मिला, ज्यादा मिला, नहीं तो उतना मिला होगा, सही है। पिछले 5 साल में हम लोग हर साल का डिफरेंस लेके देखेंगे विद एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड फिर पूरे 5 साल का देखेंगे कि नेट में कितना इंपैक्ट आता है। बट वो नेट इंपैक्ट रहेगा पूरे 5 साल का, हम लोगों को एवरेज इंपैक्ट लेना पड़ेगा हर साल का, तो वो टोटल नेट में जो आया, नेट डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, विल गेट द एवरेज इंपैक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ एरर बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वन। सो वो एवरेज हर साल का जो बनेगा वो एवरेज उसको बोला जाएगा अल्फा। फिर वो अल्फा शायद पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे कि पॉजिटिव रहा तो क्या, निगेटिव रहा तो क्या। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग इन दिस सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन बी में अल्फा फैक्टर माने समझ गए आपको। अल्फा फैक्टर में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दो। कंपैरिजन स्टेप 1, यहां पे चाहो तो सेल्फ नोट करके आप लोग स्टेप लिख के ले लो। स्टेप्स टू सॉल्व, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड देना जरूरी है आप लोगों को, इसलिए बोल रहा हूं। पहला स्टेप बनता है साहब, पहला स्टेप बनता है एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस ईच ईयर का, एकदम शॉर्ट में दे रहा हूं, सीएपीएम वर्सेस एक्चुअल रिटर्न। नेट टोटल ऑफ अबाउट डिफरेंस फॉर 5 years। थर्ड इसमें एवरेज डिफरेंस पर एनम। ये कैसे करेंगे, नेट टोटल डिवाइडेड बाई 5 years, इसी को बोलेंगे अल्फा। दिस कुड बी पॉजिटिव, दिस कुड बी निगेटिव। अगर पॉजिटिव रहता है साहब ये डिफरेंस तो क्या होगा, निगेटिव रहता है तो क्या होगा। अगर हम लोग बोले कि निगेटिव है, माने यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है सीएपीएम का, मतलब जो सॉरी एस्टिमेटेड रिटर्न है वो कम रहेगा एक्सपेक्टेड से, तभी निगेटिव आएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न एक्चुअल विल बी लोअर देन सीएपीएम, एंड इसके केस में एक्चुअल रहेगा सीएपीएम से ज्यादा। सो हम समझता है अगर सर एक्चुअल सीएपीएम से कम है, कितने से कम होगा वो हमें यहाँ पे अल्फा से पता लग जाएगा ऑन एन एवरेज, तो हम लोग एस्टिमेशन करेंगे बेस्ड ऑन दिस। एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन है कि अगले साल कितना हो सकता है, ठीक है, क्लियर, लॉजिकल। सो ये हमारा सेल्फ नोट है, प्लीज ध्यान में रख लेना, आप लोगों को क्लियर है। एग्जाम में नहीं जाएंगे स्टेप्स, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो कैलकुलेशन करो अल्फा का, हम लोग कैसे करेंगे प्लीज ध्यान दो। थोड़ा नीचे लेता हूँ अभी नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो जाएगी नहीं तो। सो ईयर, एक्चुअल रिटर्न्स,
एक्सपेक्टेड CAPM ये बहुत एक्सपेक्टेड CAPM नहीं लेते डायरेक्टली ना, डिफरेंस ले लेते हैं बिकॉज वो CAPM ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना हम लोग, तो बार बार क्यों सेम नंबर लिखना है हम लोगों को। गेटिंग माई पॉइंट। सो चलो ईयर नंबर 1 2 3 4 5, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेशन जाना जरूरी है, प्लीज ध्यान में रखो। सो ये स्टेप्स वगैरह क्लियर होने चाहिए दिमाग में। एक्चुअल रिटर्न्स कितने हैं? 23.5 और 23.4, 27.2, ऑब्वियसली ऑल आर इन परसेंटेज, 26.6, 24.3, यू हैव टू गिव ओवर देयर इन ब्रैकेट कि ये सब परसेंटेज में है करके, तो यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख देना परसेंटेज, ये डिफरेंस भी परसेंटेज। 23.4 माइनस मेरा बनेगा 26.5, ऊपर निकला है ना 26.5। सो इससे कंपैरिजन करेंगे 23.4 माइनस 26.5, एक्चुअल माइनस दिस वन। सो एक्चुअल कितना कम आया ज्यादा आया, वही तो लॉजिक है। तो ये बना निगेटिव 3.10%। निगेटिव को ब्रैकेट में करोगे, प्लीज ध्यान रखो, निगेटिव 3.10। नेक्स्ट 27.2, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है हम लोगों को एक्चुअल में। सो ये मिला है 0.7। देन 26.5 माइनस 26.5, सो ये 0.10। 24.3 माइनस 26.5 एंड 28.5 माइनस 26.5। सो ये 24.3 ये बना निगेटिव 2.2 एंड ये बना पॉजिटिव 2%। सभी सबका टोटल ले लो, मतलब नेट टोटल मिलेगा। ये एरर है ना वो, कि एक्चुअल और इसमें कितना डिफरेंस है, वो एरर निकल रहा है। नेट टोटल कितना बना, ये बनना चाहिए निगेटिव 2.5%। ठीक है, निगेटिव 2.5%। ऊपर परसेंटेज बोला है इसलिए सब जगह पे कुछ परसेंटेज लिखा नहीं, 2.5 है। क्लियर। सो अल्फा इज इक्वल टू, ये तो 5 साल के लिए हुआ ना भैया, नेट टोटल फॉर 5 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5। सो 2.5 निगेटिव है, प्लीज इसको पॉजिटिव मत करना, तो ये बन जाएगा 0.5 निगेटिव। अब जब निगेटिव 0.5 बोल रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है कि साहब एक्चुअल इज लोअर देन व्हाट यूर एक्सपेक्टेड रिटर्न CAPM, तो एक्चुअल इज लोअर देन CAPM। एक्चुअल सर कम एक्सपेक्टेड है कि मिलेगा, क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल के भरोसे पे गए, तो हम लोग बोलेंगे हम CAPM से जितना निकालते हैं उससे 0.5% कम आने का संभावना है एक्चुअल में। ये हम लोग निकाल रहे, एस्टिमेट कर रहे फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड दैट्स हाउ वी आर अराइविंग एट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस। ये कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ हमें क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फैक्टर बोला है, फिर भी उसको इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने देना जरूरी है, ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। सो कंक्लूजन, सिंस द अल्फा इज नेगेटिव, since the alpha is negative, expected return for coming year आपको लॉजिक समझा इसका, क्यों कर रहे हैं ये सब? अगले साल में जो हम CAPM के बेस पे लेंगे भैया, एक्चुअल में कितना एक्सपेक्ट करें, क्यों भरोसा रखे किसी पे भी? पिछले 5 साल का कहानी राम कहानी बोल रहा है कि आधा टक्का से कम होना चाहिए, तो लो ना आधा टक्का कम, क्यों फुकट का हम लोग ये करें ना। विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर कमिंग ईयर विल बी लेस देन 0.5% ऑफ CAPM। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप यू गाइस आर क्लियर। डन। कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं? हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 24 इज ऑल्सो डन। सो 22, 23, 24 3 क्वेश्चन खत्म हो गए साहब। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 25 इज अगेन द सेम वे, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। एक बार फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा है, इधर भी कैलकुलेशन ऑफ अल्फा ही था, बाकी तो कुछ था नहीं। आरएफ एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ईआर, एंड उसके बाद में था अल्फा। इजी है बट काफी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये क्वेश्चन अगेन क्लास वर्क ले लो फटाफट से एंड सॉल्व करो। चलो, रिटर्न ऑन टू पोर्टफोलियोज बी एंड एल फॉर द लास्ट 4 years। दो पोर्टफोलियो दिए भैया बी एंड एल, उसके रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 4 साल के। 4 साल के रिटर्न्स दिए हम लोगों को 13, 13.5, 12.5, 14% एंड वैसे ही नीचे। बीटा फैक्टर ऑफ द टू पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की बीटा दिया 1.3 एंड 1.2 रिस्पेक्टिवली। पोर्टफोलियो बी का आएगा 1.3, पोर्टफोलियो एल का आएगा 1.2। इफ द मार्केट पोर्टफोलियो फेचेस 12% रिटर्न, माने आरएम इज 12% and RBI bonds which are considered risk free yield 5% return, तो yield दिया है 5%, so RF is 5%। which of the above two portfolios which will an investor prefer? very easy, CAPM का कैलकुलेशन करो, कंपेयर दैट विद दिस, अल्फा निकालो, 4 साल से डिवाइड करो, डिवाइड करके नेट टोटल को 4 साल से डिवाइड करके अल्फा निकालो एंड कंपेयर दैट वेदर दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। दोनों पोर्टफोलियो के लिए सेम कैलकुलेशन करोगे एंड यू विल गेट द नंबर, यू विल गेट द कंक्लूजन, एंड देन बेस्ड ऑन दैट बताना कि विच ऑफ द अबाउट टू पोर्टफोलियोज विल बी एंड प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर। सो अगर आप लोगों को मैं फटाफट से हिंट दे दूं इस कैलकुलेशन का, तो आपका बस आंसर्स बता रहा हूं, प्लीज ध्यान में रखना। आंसर आप लोगों को कैलकुलेशन करना जरूरी है क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो इसका मैं अगर बोलूं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा निकलता है पोर्टफोलियो बी का। पहले तो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 12% दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है 5%। तो पोर्टफोलियो बी के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, सीएपीएम रिटर्न बोलूं मैं, सीएपीएम रिटर्न्स पोर्टफोलियो बी के लिए रहेगा। मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान में रखना। अगर किसी को दिक्कत आती है तो बताना मुझे, मैं पूरा डिटेल कैलकुलेशन करके भेज दूंगा आप लोगों को, बट ट्राई करना भैया। अगर दिक्कत आएगी मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोगों को इशू हुआ है, जो मुझे नहीं लगता होना चाहिए इतना डिटेल में लेने के बाद में। ये आएगा 13.4%, ठीक है। इसका बीटा फैक्टर ऊपर दिया हुआ है पोर्टफोलियो के। सीएपीएम रिटर्न्स इतना बने, हम लोगों को कैलकुलेशन करे अल्फा फैक्टर, तो अल्फा इसका बनता है, इसके नेट टोटल्स भी दे देता हूं आप लोगों को। नेट टोटल्स माने समझते हो ना, बी का आता है नेट टोटल -3.4% और एल का आता है -1%। इसके अल्फा अगर ले हम लोग, अल्फा फैक्टर अभी जैसा किया वैसे ही, बी का अल्फा फैक्टर बनेगा डिवाइडेड बाय 4 करके 0.85% निगेटिव, ऑब्वियसली निगेटिव है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो हमारा पिछले इसका कंक्लूजन था सेम ही कंक्लूजन इधर आने वाला है, और 1 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स करें तो 0.25% निगेटिव, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मैं इधर एडजस्ट करके देख लूं इनको, तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बनेगा फिर, विच आर कंसीडर्ड रिस्क फ्री। वो बोले विच ऑफ द टू पोर्टफोलियोज विल एन इन्वेस्टर प्रेफर, तो दोनों पोर्टफोलियोज में से कौन सा प्रेफरेंस आएगा। तो ये वाला थोड़ा नया चीज रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पोर्टफोलियोज के एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस कॉमन है अभी तक जो करे ऊपर कैलकुलेशंस। अभी देखना सिर्फ कंक्लूजन वाला पॉइंट्स, ये लिख के दे रहा हूं, सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियोज। तो इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एडजस्टेड बाय अल्फा, एडजस्ट करेंगे अल्फा को, अल्फा से एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि अल्फा से एडजस्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया सीएपीएम से तो बनता है फॉर एग्जांपल दिस वट, अभी उसको हम लोग अल्फा से एडजस्ट करेंगे रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो के अल्फा से, हम लोग बोलेंगे कि इतना मुझे आइडियली हो सकता है बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। सो अगर मैं पोर्टफोलियो बी अगर देखूं, सीएपीएम रिटर्न
प्लस अल्फा फैक्टर। प्लस क्यों किया, निगेटिव करना चाहिए, बट सर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निगेटिव में लेते हैं नंबर, सही है, तो इसलिए मैंने प्लस अल्फा फैक्टर बोला। सीएपीएम रिटर्न कितना बनता है पोर्टफोलियो का, सीएपीएम रिटर्न कितना बनता है 14.1%। ऊपर देखो, ऊपर आया हुआ है पहला, एंड 13.4% इसका, एंड प्लस अल्फा फैक्टर माने निगेटिव कितना बनेगा, ये 0.85%। सो ये आपका आंसर बन जाएगा पोर्टफोलियो बी का 13.25%। उसके बाद में पोर्टफोलियो एल, सीएपीएम रिटर्न प्लस अल्फा फैक्टर, इसका सिंबल भी यू कैन यूज गाइस, अल्फा का ये सिंबल होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, अच्छे से यूज करना थोड़ा। 13.4% माइनस 0.25%, सो ये बन जाएगा मेरा, मैं थोड़ा है ना इसको जगह को थोड़ा ये करता हूँ, बिकॉज नीचे हम लोगों को कंक्लूजन लिखना है गाइस, कम ऑन, सही है, तो ये मैं ना सबसे पहले ऊपर ले लेता हूँ इधर, और इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, सो दैट हम लोगों को प्रॉपर जगह मिलेगी। हाँ, सो ये बनेगा मेरा 13 पॉइंट, कितना होता है ये 13.15%। ओ माय गॉड, ये देखो गड़बड़ हो गई, कितना नज़दीक आ गए ये दोनों, 13.25% एंड 13.15%। बट सर हम कौन सा पोर्टफोलियो प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, पोर्टफोलियो बी। कंक्लूजन, since the expected return of portfolio B is higher than portfolio L। लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन में, वो एक बार पढ़ो। Which of the two portfolio will an investor prefer? The investor will prefer. So ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्रेशन आता है इससे प्रॉपर। The investor should prefer portfolio B। बोलना नहीं है प्लीज ऐसे वहां पे कि सर सिर्फ 0.10 का फर्क है तो वही इतना ज्यादा दिक्कत लेना, ऑलरेडी फ्यूचर आ रहा है भैया, वो चीज छोड़ो, हम लोगों को ओवरऑल देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, क्लियर। ये भी क्वेश्चन खत्म, इजी था क्वेश्चन नंबर 25 भी, कोई ज्यादा शंका सवाल नहीं रहेगा आप लोगों को, काफी सारे क्वेश्चंस एकदम इजी है। हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 22 से आज शुरुआत करी थी, 22, 23, 24, 25 चार क्वेश्चंस खत्म हुए कितने देर में, एक सेकंड रुको। चार क्वेश्चंस खत्म हुए सर हमारे एक सवा घंटे में, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ही काफी टाइम लग गया था, बाकी तो क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम लगे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है ये तो काफी इजी है अगेन, एक क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करना अपने एंड पे, नहीं है क्या इधर, एक सेकेंड, मेरे पास है नहीं, ठीक है। सो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे उसको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 मॉडल से देख लेना आपने, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे वो, एंड मॉडल से देख लेना नहीं तो, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली। इलस्ट्रेशन नंबर 26 वेरी इजी, वहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का, जितना मुझे दिख रहा है एक मैं डायरेक्ट लास्ट के लाइन पढ़ा हूँ, ठीक है। सो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाला, क्वेश्चन इजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 होमवर्क लेना, वो करना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली शुरुआत करेंगे उसी से। 27 को भी होमवर्क लेना, ठीक है, 27 को भी होमवर्क लेना, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन है। सो 26 एंड 27 को होमवर्क लेना, ठीक है, 26 एंड 27 को होमवर्क लेना। बाकी 28 भी ले सकते थे, अगर आपको इच्छा हो गई बहुत अच्छी तो 28 कर लेना, ठीक है। सो 26, 27 एंड 28
ये 3 क्वेश्चन होमवर्क करना, प्लीज ट्राई करना। ओके चलो गाइस, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से ध्यान रखो अपना, खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।